तो बॉडीज के फ्लोटेशन का प्रिंसिपल क्या है कि अगर किसी लिक्विड की डेंसिटी, ठीक है, जब भी कोई बॉडी लिक्विड में डूबती है तो देयर इज एन अमाउंट ऑफ लिक्विड दैट इज डिस्प्लेस्ड, ठीक है, और उस पर एक अपथ्रस्ट लगता है, ठीक है। तो हमारा अपथ्रस्ट बेसिकली क्या है, व्हाट हैव वी स्टडीड टिल सो फार पीपल, अपथ्रस्ट, व्हाट इज अपथ्रस्ट पीपल, अपथ्रस्ट का दूसरा नाम क्या है, बियॉन्ड फोर्स, ठीक है। अपथ्रस्ट और बियॉन्ड फोर्स इज experienced by a body immersed in a fluid, ठीक है। upthrust और beyond force is basically a body immersed in a fluid, beyond force is experienced by a body immersed in a fluid, ठीक है। और ये fluid क्या हो सकता है भाई साहब, fluid आपका एक liquid भी हो सकता है, fluid आपका liquid भी हो सकता है, और it can be a gas as well, ठीक है। तो what is basically upthrust? Upthrust is experienced by a body immersed in a, upthrust or beyond force is experienced by a body immersed in a fluid. Fluid can be a liquid or a gas as well. ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके, सो what is the upthrust? Upthrust मतलब क्या हो जाएगा? This will be this upthrust. Upthrust is equal to weight of volume of fluid displaced by the body. Weight of volume of fluid डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, ठीक है। तो अगर किसी फ्लूइड में आपने किसी बॉडी को इमर्स किया है तो इसका भाई साहब लेवल ऊपर जाएगा, ठीक है, लेवल ऊपर जाएगा। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड गया ऊपर, ठीक है, इसका जितना वेट होगा उतना ही इस पे लगता हुआ अपथ्रस्ट होगा। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इफ वी हैव बेसिकली एक कोई समझ लो बीकर है और उसमें पानी या कोई लिक्विड है, ठीक है, पानी या कोई लिक्विड है, यहाँ तक की मार्किंग हमको दिख रही है, इसमें हमने कोई चीज़ को इमर्स किया, ये डूबा या यहाँ पे ये बाद में मैटर करता है, बट द मोमेंट यू इमर्स एन ऑब्जेक्ट इन अ लिक्विड, ठीक है, तो इसमें क्या होगा भाई साहब, लिक्विड का लेवल ऊपर जाएगा, ठीक है, लिक्विड का एक लेवल ऊपर जाएगा। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है। इस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मतलब देखो पहले लिक्विड की पोजीशन यहाँ पे यहाँ थी, ठीक है, जैसे ही आपने भाई साहब इसमें डुबोया तो लिक्विड भाई साहब ऊपर गया, ठीक है। सो ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ड्यू टू द इमर्शन ऑफ द सॉलिड इन द लिक्विड देयर इज अ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड दैट इज डिस्प्लेस्ड, ठीक है। इसका जितना वेट होगा इस ऑब्जेक्ट पे लगता हुआ अपथ्रस्ट भी उतना ही होगा, ठीक है। सो वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, weight of volume of liquid displaced will be equal to weight of volume of liquid displaced will be equal to the upthrust or the buoyant force. Upthrust or buoyant force, ठीक है, upthrust or buoyant force. Are we clear on this one, people? ठीक है. So volume of the liquid displaced, weight of the volume of the liquid displaced will be equal to the upthrust or the buoyant force. Clear है, समझ में आ रहा है? जब भी किसी फ्लूइड में आप किसी चीज को डालते हैं तो उस पर एक अपथ्रस्ट लगता ही है, ठीक है. देयर विल बी एन अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस बाय इट. Now we'll come to Archimedes principle. What is basically Archimedes principle? ठीक है. When a body is immersed completely or partially in a fluid, ठीक है. तो completely और partially मतलब कैसा होता है, देखो समझो, अगर कोई ये बीकर है और इसमें बॉडी पूरी पूरी इमर्स हो चुकी है, ये चाहे डूबे चाहे यहाँ पे हो, ये मैटर नहीं करता, लेकिन पूरा पूरा इसके अंदर आ चुका है, इसको हम बोलेंगे बॉडी इज कंप्लीटली इमर्स्ड, ठीक है. बॉडी इज कंप्लीटली इमर्स्ड. ये क्या हो जाएगा भाई साहब, बॉडी इज पार्शियली इमर्स्ड. बॉडी इज पार्शियली इमर्स्ड. बॉडी इज पार्शियली इमर्स्ड, ठीक है. तो यहां पे क्या बोला जा रहा है, व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड कंप्लीटली और पार्शियली इन अ फ्लूइड, कंप्लीटली इमर्स हो गया या पार्शियली इन अ फ्लूइड हो गया, इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स. तो इस पे भाई साहब क्या लगेगा, एक अपवर्ड फोर्स लगेगा. देयर विल बी एन अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय. कितना फ्लूइड इसने डिस्प्लेस किया है, उस फ्लूइड का बेसिकली वेट, ठीक है. जितना भी फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है,
इसके वजह से। अभी देखो कितना इसका डिस्प्लेस होगा, जितना वॉल्यूम अंदर रहेगा, समझ लो यहाँ पे इतना वॉल्यूम अंदर है तो इतने वॉल्यूम के बराबर फ्लूइड डिस्प्लेस होगा, है ना। यहाँ पे पूरा वॉल्यूम अंदर है तो इतने वॉल्यूम के बराबर फ्लूइड डिस्प्लेस होगा, ठीक है। सो आपका वॉल्यूम जितना अंदर होगा, द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड द लिक्विड, ठीक है, इनसाइड द लिक्विड, ठीक है, इस वॉल्यूम को हमको कंसिडर करना है, ठीक है। कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड लिक्विड के अंदर है, ठीक है, वेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय, उतना ही भाई साहब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आपका डिस्प्लेस होगा, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। कभी कभी कोई बॉडी भाई साहब पूरी पूरी डूब जाती है या अंदर चली जाती है तो मतलब पूरे वॉल्यूम की वजह से लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, कभी कभी थोड़ा ही जा रहा है तो इसका मतलब थोड़े से के लिए ही लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है। जितना भी पोर्शन उसका लिक्विड के अंदर होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे, जितना भी पोर्शन एक पर्टिकुलर बॉडी का लिक्विड के अंदर होगा उतने पोर्शन वॉल्यूम के लिए ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस होगा। आर वी क्लियर, ठीक है। So when a body is immersed completely or partially in a fluid, it experiences an upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it, ठीक है। Take a solid, say a metallic piece, ये आपने metallic piece लिया हुआ है, ठीक है। अभी आप इसको क्या कर रहे हैं, ये एक solid है और इसको आपने हैंग किया हुआ है, suspended by a thin thread from the hook of a spring balance। एक spring balance है, देखो आपके घर में जब वो कबाड़ी वाला आता है पेपर्स लेकर जाता है तो स्प्रिंग बैलेंस में उन लोग वेट को मेजर करते हैं, ठीक है, उनके पास एक स्प्रिंग बैलेंस है, तो ये एक स्प्रिंग बैलेंस है, ये एक वेट है, ठीक है। इसमें कुछ वेट दिखाएगा इस बॉडी का, देयर विल बी सम वेट दैट विल बी शोन, नोट इट्स वेट, ठीक है, लेट्स से 500 ग्राम। नाउ टेक एन यूरेका कैन एंड फिल इट विथ वाटर। हमने कोई यूरेका कैन लिया, यूरेका कैन मतलब ऐसा कैन होता है, देखो यहाँ पे एकदम यहाँ तक टकाटक पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो अभी जैसे ही आप इसको डुबोएंगे तो क्या होगा, पानी भाई साहब बाहर जाएगा, है ना। तो जितना पानी बाहर जाएगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है, बाय इमर्सिंग दिस लिक्विड, ठीक है। जैसे ही आपने, तो ये स्पाउट है जहाँ से पानी निकल जाएगा, ये एक यूरेका कैन है, ठीक है। अरेंज अ मेजरिंग सिलेंडर बिलो द स्पाउट ऑफ द यूरेका कैन, तो यहाँ पे आपने एक मेजरिंग सिलेंडर, देखो या तो आप यूरेका कैन ले लो या तो यहाँ पे ही मेजरिंग सिलेंडर ले लो। तो आप पहले इसको डुबाने के पहले लेवल ऑफ वाटर देख लो और उसको डुबाने के बाद लेवल ऑफ वाटर देख लो, या तो ऐसा रखो जैसे आप इसको डुबोगे भाई साहब एक्स्ट्रा पानी यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। सो मेजरिंग सिलेंडर है ये, ठीक है, दिस इज बेसिकली मेजरिंग सिलेंडर। इमर्स द सॉलिड जेंटली इनटू द वाटर ऑफ द यूरेका, धीरे धीरे इसको भाई साहब इमर्स करना है। सो व्हाट विल यू सी दैट देयर इज वेट ऑफ द सॉलिड, ये नीचे की तरफ है तो आपको दिखेगा भाई साहब एक्स्ट्रा वाटर जो है इसके वॉल्यूम के पोर्शन में उधर निकल जाता है, ठीक है। सो व्हेन वाटर स्टॉप्स ड्रिपिंग थ्रू द स्पाउट, नोट द वेट ऑफ द सॉलिड। तो जब वाटर रुक जाएगा भाई साहब ड्रिपिंग करना तो हम यहाँ पे सॉलिड के वेट को नोट करेंगे। तो लेट्स से 400 ग्राम हो गया, पहले आपका कितना था 500 ग्राम, अभी आपका कितना है 400 ग्राम। तो मतलब कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, व्हाट इज द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, 100 ग्राम डिस्प्लेस हुआ रहेगा, ठीक है, 100 ग्राम ऑब्वियसली डिस्प्लेस हुआ रहेगा। एपरेंट लॉस ऑफ वेट इन द ब्लॉक, ठीक है, तो लॉस ऑफ वेट इन द ब्लॉक कितना हो जाएगा भाई साहब 500, ये न्यूटन नहीं होगा एक्चुअली, 500 माइनस 100 मतलब यहाँ पे चलिए 500 माइनस है तो ये 980 न्यूटन नहीं होगा, ये ग्राम्स में है, इसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.1, ठीक है, 0.1 ग्राम इंटू 9.8, तो ये आ जाएगा भाई साहब 0.98 न्यूटन, दिस इज रॉन्ग, ठीक है, 0.98 न्यूटन आ जाएगा। क्लियर है। 500 माइनस 400 कितना आया 100 ग्राम्स, 100 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 0.1 केजी, ये 0.1 केजी इंटू 9.8 दैट इज 0.98 न्यूटन। द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस कितना हो जाएगा भाई साहब, what is the weight of the water displaced, the weight of the water displaced will be how much, 0.1 into 9.8 that is 0.98 न्यूटन, ये आपका वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। thus the apparent loss of the weight of the block is equal to the weight of the water displaced। तो इसका जितना लॉस ऑफ वेट हो रहा है जब आप इसको पानी में डुबो रहे हैं वो क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड। लॉस ऑफ वेट क्यों हो रहा होगा, वाई देयर विल बी अ लॉस ऑफ वेट, वाई देयर विल बी अ लॉस ऑफ वेट, इस एक्सपेरिमेंट में लॉस ऑफ वेट क्यों हो रहा है, चलो चलो फटाफट बताओ भाई साहब। नहीं लेकिन लॉस ऑफ वेट क्यों हो रहा है, देखो तुम जब एयर में रख रहे हो उसका तो तुमको एयर में इसका वेट मिल रहा है 500, जब तुम इसको पानी में डुबो रहे हो तो उसका वेट मिल रहा है 400, लॉस ऑफ वेट क्यों हो रहा है, तो पानी का एक अपथ्रस्ट इस पे लग रहा है, पानी जैसो इसको ऊपर फोर्स दे रहा है,
ठीक है, जिसके वजह से इसका लॉस ऑफ वेट हो रहा है. सो दिस लॉस ऑफ वेट, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस लॉस ऑफ वेट पीपल? लॉस ऑफ वेट का रीजन क्या है? लॉस ऑफ वेट का भाई साहब रीजन ये है कि द वाटर इज गिविंग एन अपथ्रस्ट, water is giving an upthrust or upward force, water is giving an upthrust or upward force. ठीक है, क्लियर है? water is giving an upthrust or an upward force, जिसके वजह से लॉस ऑफ वेट हो रहा है, and this loss of weight is equal to the upward force. तो आप देखो यहाँ पे चीजें कैसी हैं भाई साहब, यहाँ पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखो, there is a loss of weight, है ना, और ये लॉस ऑफ वेट क्या है? this is equal to the upthrust or the upward force given by the fluid, and this is equal to the weight of liquid displaced. This is equal to weight of liquid displaced. समझ में आ रहा है? Loss of weight will be equal to the upthrust and this will be equal to the weight of the liquid displaced. तो यहाँ पे loss of weight, जैसे भाई साहब यहाँ पे देखो 500 ग्राम का ये था, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया, पानी में डुबोने पे इसका वेट कितना आ रहा है? 400 ग्राम. तो लॉस ऑफ वेट कितना हो गया? 100 ग्राम का हो गया. 100 ग्राम को भाई साहब केजी में कन्वर्ट करोगे तो 0.1 kg, which will be 0.1 into 9.8. ये हो जाएगा वेट, लॉस ऑफ वेट. ये मास हो गया, लॉस ऑफ मास हो गया, ठीक है. सो दिस विल बी हाउ मच? 0.98 न्यूटन. यहाँ पे हमको कितना वाटर मिल रहा है? 100 ग्राम्स का वाटर मिला. 100 ग्राम्स के वाटर का कितना वेट हो जाएगा? 0.1 into 9.8. तो ये हो गया आपका 0.98. तो वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड विल बी इक्वल टू द लॉस ऑफ द वेट ऑफ द सॉलिड. ठीक है, वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड विल बी इक्वल टू द लॉस ऑफ द वेट ऑफ द सॉलिड. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? जब भी आप किसी चीज को पानी में डुबोएंगे, उस अभी देखो, अगर समझो लेट्स से इसको मैंने पानी में डुबोया, ठीक है, इसका वेट है 5 ग्राम. इस चीज को अच्छे से समझ लो, ठीक है, ये 5 ग्राम का वेट है, इसको मैंने पानी में डुबोया तो पानी का लेवल थोड़ा ऊपर गया, ठीक है. इसी साइज का एक और चीज जिसका वेट है 50 ग्राम, उसको मैं पानी में डुबो रहा हूं, तो पानी का लेवल ज्यादा ऊपर जाएगा या कम या सेम? समझो इस चीज को. यही साइज का एक और स्टेपलर ले रहा हूं मैं, ये कितने का है? 10 ग्राम का है लेट्स से. एक और स्टेपलर ले रहा हूं मैं, वो 50 ग्राम का है, लेकिन एकदम साइज बिल्कुल बराबर है, उसको मैं पानी में डुबो रहा हूं, ठीक है. तो पानी का लेवल एक बार ऊपर गया, पहले वाले के लिए जो 10 ग्राम का था, दूसरे वाले के लिए जो 50 ग्राम का है, लेकिन वॉल्यूम सेम है. क्या पानी का लेवल ज्यादा ऊपर जाएगा या कम या सेम? सेम रहेगा. इस चीज को समझिए, ठीक है. वेट के वजह से पानी का लेवल ऊपर ज्यादा नहीं हो रहा है, उसके वॉल्यूम के वजह से हो रहा है. वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर रहा है, जिस हिस्से पे मैं स्टेपलर को डाल रहा हूं पानी के अंदर, उस हिस्से पे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर चले जाएंगे. ठीक है, क्लियर है? समझ में आ? तो इट विल ओनली डिपेंड, द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड will not depend upon the weight of the body, it will only depend upon the volume of the body. ठीक है, तो आपका वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, जितना भी वॉल्यूम आपका लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस will only depend upon volume of body inside the liquid, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड. ठीक है, सिर्फ जितना वॉल्यूम उसका अनसाइड द लिक्विड है. ठीक है, क्लियर. एप्लीकेशंस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, डिजाइनिंग शिप्स. आपका देखो भाई साहब, शिप्स ऐसे डिजाइन होते हैं, ठीक है, सबमरीन्स. तो आपके भाई साहब डिजाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन्स, तो आपके जितने भी शिप्स होते हैं, देखो शिप लोहे का बना है लेकिन वो डूब नहीं रहा है. क्यों नहीं डूब रहा है? क्योंकि भाई साहब उसका जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए पानी का अपथ्रस्ट भी ज़्यादा है. जितना ज़्यादा वॉल्यूम, देखो एक पिन है, पिन लोहे का, वो डूब जाएगा, लेकिन एक शिप नहीं डूब रहा है. क्यों नहीं डूब रहा है? क्योंकि उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा अपथ्रस्ट होगा. ठीक है, तो वेट ऑफ द वॉल्यूम, वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड, ठीक है, जितना ज़्यादा ये होगा, इट विल बी इक्वल टू द अपथ्रस्ट, उतना ज़्यादा भाई साहब अपथ्रस्ट एक्सपीरियंस होगा. ठीक है, तो शिप में क्या हो रहा है कि भाई साहब बहुत बड़ा एक वॉल्यूम उसका सबमर्ज्ड है या इमर्स्ड है, इसीलिए उस पर लगता हुआ अपथ्रस्ट भी बहुत ज़्यादा है. ठीक है, वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स लाइक लैक्टोमीटर एंड हाइड्रोमीटर, ये सब को हम यूज करते हैं भाई साहब. दीज आर इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज्ड. ठीक है, अ लैक्टोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटर्मिनिंग द प्योरिटी ऑफ सैंपल ऑफ अ मिल्क. तो लैक्टोमीटर से हम क्या डिटर्मिन करते हैं भाई साहब? प्योरिटी डिटर्मिन करते हैं.
अ लैक्टोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटर्मिनिंग द प्योरिटी ऑफ सैंपल ऑफ अ मिल्क, ठीक है, प्योरिटी ऑफ सैंपल ऑफ अ मिल्क. वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड लाइक लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर एक्सेट्रा, ठीक है. A hydrometer is an instrument for measuring the density of a liquid in relation to water. ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, ठीक है, रिलेशन. ओके, नाउ व्हाट इज डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी. तो ये समझ में आ गया भाई साहब कि भाई जितना आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोल रहा है भाई साहब, व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल सेइंग दैट व्हेनेवर यू इमर्स अ सॉलिड इन अ फ्लूइड it will experience an upthrust or upward force, and this upthrust or upward force will be equal to the weight of the volume of the liquid displaced by the solid. ठीक है, weight of the शिप की सेम साइज का डूबना दो चीजों पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे और कितना वॉल्यूम है, डेंसिटी पे और कितना वॉल्यूम है. तो अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा डूब रहा है, आपका एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसका बहुत सारा वॉल्यूम नीचे डूब रहा है, तो उस पर उतना ज्यादा अपथ्रस्ट भी लग रहा है, इसकी वजह से वो वैसा फ्लोट कर रहा है. समझ में आ रहा है. अभी देखो जैसे पिन है, ये एक पिन है, इसका भाई साहब वॉल्यूम एकदम चिंटू सा है, लेकिन इसकी डेंसिटी भाई साहब क्या है, डेंसिटी ऑफ आयरन इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, इसलिए डूब जाएगा. इसका वॉल्यूम बहुत कम है. शिप क्या है भाई साहब, ये वॉल्यूम है भाई साहब, इतना वॉल्यूम उसका डूबा हुआ है भाई साहब. शिप का इतना हर समय देखो, शिप कभी भी हम ऐसे नहीं डिजाइन कर सकते कि ऐसा रहे. शिप ऐसा हो ही नहीं सकता कि पानी के जस्ट ऊपर हो. शिप ऐसा नहीं हो सकता कि जस्ट पानी के ऊपर हो. क्यों नहीं हो सकता बताओ? Why can't we design a ship which will only be staying afloat above water? ऐसा बड़ा सा शिप हमने बना ही नहीं सकते. अब तक क्यों नहीं लगेगा? पानी के ऊपर आएगा तो पानी में इमर्स नहीं है. पानी में इमर्स नहीं है तो देखो अब तक किस वजह से लग रहा है? तो पानी के अंदर जब जा रहा है कोई बॉडी, तो वो क्या कर रहा है, पानी डिस्प्लेस कर रहा है. उस पानी, जितना पानी उसने डिस्प्लेस किया है, उसका जितना वेट होगा उतना अपथ्रस्ट इसको लगेगा. जब वो अंदर जा ही नहीं रहा है तो कोई पानी भी डिस्प्लेस नहीं होगा, और पानी अगर डिस्प्लेस नहीं होगा तो उसमें कोई अपथ्रस्ट भी नहीं लगेगा. ऐसा शिप हम बना ही नहीं सकते. ठीक है, वी कैन नॉट मेक अ शिप विच विल नॉट गेट इमर्स. तो शिप का एक अच्छा खासा पोर्शन पानी के अंदर जाना जरूरी है. समझ में आ रहा है? शिप का एक अच्छा खासा पोर्शन पानी के अंदर जाना जरूरी है. ये जो इतना बड़ा पोर्शन पानी के अंदर जा रहा है, इसके वजह से पानी डिस्प्लेस होगा. देयर विल बी अ वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट विल बी डिस्प्लेस्ड, and the weight of that volume of water which is displaced will actually create the upthrust. क्या ये समझ में आ रहा है? तो जब भी हम शिप्स बनाते हैं, शिप्स को इस तरह से बनाया जाता है कि उसका अच्छा खासा पोर्शन पानी के नीचे जाए. आप किसी शिप को अगर जाकर देखा होगा, अगर आप JNPT जाएंगे तो आपको बहुत सारे शिप्स दिख जाएंगे. ठीक है, तो JNPT पास में ही है, कभी भी आप जा सकते हैं. उसमें देखो ऐसे मार्किंग्स रहती हैं, और ऐसे मार्किंग्स के हिसाब से जितना उनका वेट होता है, तो उसके हिसाब से पानी का इतने अंदर जाना जरूरी है. एक डेंजर लेवल भी होता है जिसके नीचे नहीं जाना चाहिए, फिर तो शिप ही उलट जाएगा. ठीक है, तो हमेशा शिप को भाई साहब एक लेवल के नीचे जाना ही पड़ेगा. ठीक है, बिकॉज इट हैज टू डिस्प्लेस वाटर, इट हैज टू डिस्प्लेस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर. व्हाई विल इट डिस्प्लेस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर? बिकॉज दैट वॉल्यूम ऑफ वाटर विच हैज बीन डिस्प्लेस्ड, द वेट ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ वाटर विच हैज बीन डिस्प्लेस्ड विल क्रिएट द अपथ्रस्ट. और ये ह्यूज फोर्स है. ठीक है, ये पूरे शिप को अफ्लोट रख रहा है. बावजूद इसके कि वो लोहे का बना है, ये शिप ज्यादा तक आपका अफ्लोट रहेगा. ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो डेंसिटी के हिसाब से अगर हम देखो, दो चीजें हैं. अगर किसी चीज की, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, ऑब्जेक्ट की भाई साहब डेंसिटी अगर डेंसिटी ऑफ वाटर से ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, सिंक करेगा. ठीक है, ये सिंक करना ही करना है. लेकिन अगर आपका वेट, ठीक है, जो आपका वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड अगर ये भाई साहब, ठीक है, इज लेस देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर ये वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट से लेस है, ठीक है, तो भाई साहब वो फ्लोट करेगा. क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, देखो यहां पे एक शिप है, शिप, ठीक है, यहाँ पे इतना पोर्शन इसका क्या गया है भाई साहब, पानी के नीचे गया है. ठीक है, क्लियर है? कायदे से क्या है, ये शिप लोहे का है, तो लोहे की डेंसिटी ऑफ आयरन इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर. तो कायदे से क्या हो जाना चाहिए, इसका सिंक हो जाना चाहिए. यही आपका प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन है. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका एक अच्छा खासा पोर्शन पानी के नीचे गया है. ठीक है, तो अभी समझो शिप का जो मास है वो 1000 टन है, 1000 kg है, लेट्स से 1000 kg है. ठीक है,
तो शिप का वेट कितना हो जाएगा 1000 kg इंटू लेट से 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 980 न्यूटन हो गया। ठीक है, क्लियर है? ओके, अभी समझो शिप का ये जो वॉल्यूम है ये गया है अंदर, लेट्स से ये जो वॉल्यूम अंदर गया है, ठीक है, इसका हम बेसिकली मास निकालते हैं। तो अगर समझ लो वॉल्यूम गया है आपका लेट्स से 3000 मीटर क्यूबिक, इतना वॉल्यूम इसका अंदर गया है, 3000 मीटर क्यूबिक इतना वॉल्यूम इसका अंदर गया है। इसका भाई साहब मास कितना हो जाएगा, तो इतना ही वाटर डिस्प्लेस भी होगा, इतना ही वाटर डिस्प्लेस भी होगा, 3000 मीटर क्यूबिक वाटर डिस्प्लेस होगा। तो व्हाट विल बी द वेट ऑफ दैट वाटर डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर क्या दे देगा, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, है ना। वॉल्यूम कितना है 3000 मीटर क्यूबिक और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है भाई साहब 1 kg पर मीटर क्यूबिक होता है कि नहीं, समझ में आ रहा है? ये मीटर क्यूबिक कैंसिल, तो कितना मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस हो गया 3000 kg, समझ में आ रहा है? ये जो वॉल्यूम इमर्स्ड है ये लेट से कितना है 3000 मीटर क्यूबिक है, ये समझ में आ रहा है भाई साहब? मीटर क्यूबिक मतलब वॉल्यूम है, मास नहीं, ठीक है। ये जितना वॉल्यूम इमर्स है वो कितना हो गया भाई साहब 3000 मीटर क्यूबिक। तो मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना हो जाएगा, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम 3000 मीटर क्यूबिक और वाटर की डेंसिटी होती है 1 kg पर मीटर क्यूबिक। मीटर क्यूबिक कैंसिल हो गया तो कितना हो गया 3000 kg हो गया, ठीक है। देयरफॉर वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड ये कितना हो जाएगा भाई साहब, व्हाट विल बी वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, दिस विल बी m इंटू जी। m इंटू जी मतलब कितना हो गया यहाँ पे 3000 kg इंटू लेट से 9.8, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस अब इसका 3 गुना कर दो, कितना हो जाएगा ये 8 3 जा 20, 8 3 जा 24, 9 3 जा 27, 28 29, 294 और 3 0, जिसमें से 1 कट जाएगा 29400, इतना आ रहा है ना भाई साहब, है ना, इतना न्यूटन हो गया। ये जो वेट है यही हो जाएगा आपका अपथ्रस्ट, समझ में आ रहा है? तो अपथ्रस्ट आपका किसके बराबर हो गया, वेट के, तो अपथ्रस्ट आपका वेट से ज्यादा हो गया है कि नहीं, इसीलिए सिर्फ सिंक नहीं करेगा, दैट्स द रीजन इट विल नॉट सिंक। क्या ये समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे भले ही आयरन की डेंसिटी होती है लगभग 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक और भाई साहब वाटर की होती है भाई साहब 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है। तो आयरन की डेंसिटी काफी ज्यादा है, ठीक है। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर आपका लगता हुआ अपथ्रस्ट बॉडी पे उसके वेट से ज्यादा हो जाए तो वो फ्लोट करेगा, ठीक है, बावजूद इसके कि उसकी डेंसिटी उससे हाइयर है। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन समझ में आ रहा है कि फिर से रिपीट करूं? इज इट अंडरस्टूड पीपल? इसको समझना बहुत जरूरी है बच्चा पार्टी, वरना प्रॉब्लम होगा। ओके, डेंसिटी क्या होती है भाई साहब, इज रेशियो ऑफ मास टू वॉल्यूम। डेंसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी क्या होगा, उसका मास अपॉन उसका वॉल्यूम, ठीक है। यूनिट इसका क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट में आ जाएगा इसका केजी पर मीटर क्यूबिक। एसआई यूनिट हो जाएगी भाई साहब आपकी केजी पर मीटर क्यूबिक। सीजीएस में क्या आ जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, ये हो गया ग्राम पर सेंटीमीटर। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है भाई साहब, उसकी डेंसिटी एज कंपेयर टू वाटर, ठीक है, ऑल्सो कॉल है स्पेसिफिक ग्रेविटी। रिलेटिव डेंसिटी का दूसरा नाम क्या है भाई साहब, स्पेसिफिक ग्रेविटी। रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी ये आप बोलोगे ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या चक्कर है, क्योंकि वाटर का आगे चल के आप पढ़ेंगे एक बिहेवियर है जिसको हम बोलते हैं एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, ठीक है, एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ये थोड़ा सा वियर्ड बिहेवियर है वाटर का, ठीक है, बिकॉज ऑफ विच इट बिहेव्स अ लिटिल वियर्डली बियॉन्ड 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप यहाँ पे सीधा सीधा डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन, ये आप बाद में समझोगे, इसका फिलहाल अभी आपको समझ में नहीं आएगा। तो डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट हैज गॉट नो यूनिट, क्योंकि डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस को भी आप केजी पर मीटर क्यूबिक में एक्सप्रेस करोगे और डेंसिटी ऑफ वाटर को भी आप केजी पर मीटर में एक्सप्रेस करोगे, दोनों भी भाई साहब कैंसिल हो गए, तो इट हैज गॉट नो यूनिट, ठीक है, डेंसिटी हैज गॉट नो यूनिट। टू फाइंड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर, तो लेट्स से हमने भाई साहब एक सिल्वर का पीस लिया, ठीक है, एक सिल्वर का पीस लिया और यहाँ पे रख दिया वाटर, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सिल्वर कितना आ रहा है भाई साहब आपका 10500 kg पर मीटर क्यूबिक है, ठीक है, और डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी कितनी हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड कितना है 1000 kg पर मीटर क्यूबिक है, ठीक है। अगर इसको सीजीएस में एक्सप्रेस करूं मैं तो ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक है, ठीक है, क्लियर है।
तो अभी कर लो भाई साहब, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस कितना आ गया 1050 kg per meter cubic एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000, 10.5. 10.5 इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर. इसको हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सिल्वर. स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू 10.5. क्लियर है? ओके. Thus, it is said that density of silver is 10.5 times that of water. तो डेंसिटी ऑफ सिल्वर क्या हो जाएगा भाई साहब, मतलब सिल्वर वाटर से 10 गुना भारी है. सिल्वर वाटर से भाई साहब 10.5 टाइम्स भारी है. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझम. सिल्वर इज 10.5 टाइम्स डेंसर देन वाटर. फॉर्मूला रिलेटिव डेंसिटी क्या हो गया भाई साहब, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर. वेट क्या हो जाएगा भाई साहब, वेट ऑफ अ सब्सटेंस इज, वेट क्या हो जाएगा, वेट क्या हो जाएगा, मास, मास, अरे वेट क्या हो जाएगा, मास एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी. डब्ल्यू होता है भाई साहब m इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सिंपल. कहा ग्रेविटेशन में भी पढ़ चुके हैं भाई साहब. अगर आपको वेट को ऐसे एक्सप्रेस करना है तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो जाएगा. ठीक है, दिस विल बी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी. देखो वेट क्या होता है, मास इंटू जी होता है ना. और मास क्या होता है भाई साहब, डेंसिटी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है ना. मास होता है आपका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. तो वेट को आप क्या लिख सकते हैं, इस मास के जगह पे आप क्या लिखेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये लिखा जा रहा है देखो, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी. ठीक है, ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. यहाँ पे वी कैन से दैट इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, क्लियर है? अगर वेव आ रहा है जो शिप रहती है वो ऐसी हो गई तो नीचे का ज़्यादा चला जाएगा. तो इसीलिए वेव में शिप के अगर बहुत ज़ोर से वेव आ रहा होगा तो शिप के डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे. हाँ, तुमको मालूम नहीं है ना कभी क्या हो जाए. अभी तुम यहाँ पे देखो शिप की जर्नी, समझ लो मैं यहाँ से अमेरिका जा रहा हूँ, अगर मैं शिप की जर्नी लूँ तो मेरे को भाई साहब कम से कम 6-7 महीने लग जाएंगे. तो जब मैं चला तब मौसम ठीक था और ऐसा कोई अंदेशा नहीं था भाई साहब. अचानक भयानक में कोई भाई साहब मौसम बिगड़ गया तो उसका कुछ नहीं कर सकते. तो शिप भाई साहब डामाडोल होगा. इसीलिए शिप के जो जर्नीज हैं वो रिस्की होते हैं. आप बता नहीं सकते ना भाई साहब, इतना लंबा जर्नी तो कुछ भी हो सकता है. आप अगर इतनी लंबी जर्नी पे जाएंगे, 6 महीना आपको लग रहा है यहाँ से बाई सी वेज या ओशन आपको अमेरिका पहुँचने में, तो आपका रोज का क्लाइमेट अच्छा रहेगा, आपका रोज का वेदर सही रहेगा, ये ज़रूरी नहीं है ना भाई साहब. ठीक है, जितनी लंबी आपकी जर्नी हो जाती है उतना रिस्क बढ़ जाता है, क्लाइमेटिक रिस्क. तो आप कहीं भी शिप में भाई साहब अगर तूफान उफान आ गया तो अभी शिप डामाडोल होगा देखो, क्योंकि वेव्स आ रहे हैं. तो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर इमर्स्ड है वो कांस्टेंट नहीं रह रहा है, इसीलिए उस पर कांस्टेंट अपथ्रस्ट भी नहीं लग रहा है. इसकी वजह से कभी उसका वेट अपथ्रस्ट से ज़्यादा हो रहा है, कभी उसका अपथ्रस्ट वेट से ज़्यादा हो रहा है, और इसलिए वैसे वो टॉस हो रहा है. ठीक है, और उसके लिए रिस्क बढ़ रहा है. समझ में आ रहा है? जब तक एक कांस्टेंट वॉल्यूम वाटर के अंदर रहेगा तब तक वो सेफ है. जब तक एक कांस्टेंट वॉल्यूम वाटर के अंदर रहेगा तब तक शिप सेफ है कि भाई साहब इतना वॉल्यूम तो इमर्स्ड है ही, तो इतना अपथ्रस्ट तो उसको लग ही रहा है. इतना अपथ्रस्ट अगर उसको लग रहा है, ये उसके वेट से ज़्यादा है, तो वो फ्लोट करेगा आराम से. लेकिन जैसे ही भाई साहब लहर आ गई या कोई सुनामी आ गया या कोई बहुत बड़ा तूफान आ गया तो वो शिप को भाई साहब उछालेगी ऐसे. क्यों? क्योंकि अभी भाई साहब लहर के फोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं, तो ये अपथ्रस्ट लगेगा, तो मतलब आपका जो वॉल्यूम ऑफ शिप था इनसाइड वाटर वो भाई साहब ऊपर नीचे होता रहेगा, कभी वो ज़्यादा होगा कभी वो कम होगा. तो इसका मतलब आपका अपथ्रस्ट भी फ्लक्चुएट करेगा, और अगर आपका अपथ्रस्ट फ्लक्चुएट करेगा तो शिप डामाडोल होगा भाई साहब. ठीक है, तो एक्सीडेंट होगा. तो उसका डेंसिटी कम है. वुड चाहे जितना भी भारी हो, जैसे तुम पानी के अंदर डालोगे उसको, ठीक है, ये अपथ्रस्ट का कमाल नहीं है, ये डेंसिटी का कमाल है. ठीक है, वुड का जो डेंसिटी है इट इज़ लेसर देन दैट ऑफ वाटर, तो वो बाहर आ जाएगा. वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें भाई साहब बाहर आनी ही आनी है, कितना भी इनका वॉल्यूम ले लो. कोई पत्ता हो गया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी डेंसिटी क्या है, दिस इज लेसर देन डेंसिटी ऑफ वाटर. ठीक से बैठेंगे जरा. All these things have density lesser than water. So the moment you immerse them, they will come out. Ship wood से हम नहीं बना सकते. The reason why we cannot make a ship out of wood is because बना सकते हैं नाव, वो बना सकते हैं हम, छोटे मोटे नाव बना सकते हैं, लेकिन शिप में हम बहुत बड़ा कंसाइनमेंट ट्रांसफर करते हैं. आपको मालूम भी नहीं एक शिप में क्या क्या आता है. ठीक है, मतलब कम से कम हज़ारों टन के माल जाते हैं शिप से, तो उसमें हम वुड से नहीं बना सकते उसको.
वुड से नहीं बना सकते क्योंकि अंदर तो आपने लोहा डाल के रखा है ना, तो भाई साहब वो लोहे का वेट लेगा ही ना उसका, ठीक है। एक बात ये, और दूसरी बात कि भाई साहब आपका बहुत लॉन्ग रूट्स के लिए जो वुड है वो सस्टेनेबल नहीं है, बहुत लंबे रूट्स के लिए। छोटे मोटे कोई मतलब जाल फेंक कर मछली पकड़ना है तो आपका नाव चल जाता है, जो फिशरमैन के बोट्स होते हैं वो चल जाता है, लेकिन बहुत लंबे रूट्स के लिए वी कैन नॉट हैव वुड, ठीक है, बिकॉज उतने देर तक आपका वुड सर्वाइव नहीं करेगा, उसमें भाई साहब पानी बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा और वो पानी अंदर आता रहेगा, सोक करेगा वो पानी, ठीक है। सो इसके वजह से वो नहीं कर सकते हम, इसीलिए हमको लोहे से ही शेप बनाना पड़ेगा। छोटे मोटे मतलब बोट्स जो बनते हैं इधर से उधर गए, फिशिंग के बोट्स बन गए, ज़्यादा टाइम तक अगर आपका वाटर में नहीं है वो तो वो कर सकते हैं, लेकिन बड़े शिप्स जो बहुत थाउजेंड्स ऑफ माइल्स कवर करते हैं, क्योंकि हर चीज़ को हम एरोप्लेन से ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली ड्यू टू द वेट। एरोप्लेन्स में भाई साहब आपके एक कैपेसिटी होती है, बियॉन्ड अ सर्टेन वेट दे कैन नॉट कैरी, ठीक है। आप अगर एरोप्लेन से ट्रैवल भी कर रहे होंगे तो आपका जो पैकेज रहेगा, आपका जो बैगेज रहेगा वो 35 kg से ज़्यादा नहीं हो सकता। 35 kg से ज़्यादा हो गया तो आपको या तो खाली करना पड़ेगा या उसके लिए अलग से पेमेंट करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट एक सीट का पैसा आ जाएगा उसमें, ठीक है। तो वैसा है, तो इसी क्योंकि वो खतरा है ना भाई साहब, आप वेट को नहीं बढ़ा सकते, लेकिन शिप्स आप इजीली वेट को बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए भारी भरकम चीज़ें जो है तो एक देश से दूसरे देश में जो आती हैं वो शिप से ही जाती हैं, ज़्यादा करके वो शिप से ही जाती हैं, ठीक है। और कोई ओके, ठीक है। तो वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, ऑल्सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास भाई साहब क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। हेंस वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू ग्रेविटी। यहाँ पे ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जी जिसको बोलते हैं हम 9.8 लेते हैं या कभी कभी 10 भी लेते हैं, एज पर व्हाट इज गिवन, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी, चलिए सवाल ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए, फटाफट फटाफट, क्विकर। Relative density of silver is 10.8. The density of water is 1000 या 10 raised to 3 kg per meter cubic. What is the density of silver in SI unit? मालूम भी नहीं, पेन गिर गया भाई साहब। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर, सिल्वर की रिलेटिव डेंसिटी भाई साहब कितनी है, 10.8, ठीक है। ये हो गया रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज हाउ मच, 10.8, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी होता क्या है भाई साहब, रिलेटिव डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ सिल्वर, डेंसिटी ऑफ सिल्वर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। रिलेटिव डेंसिटी कितना है भाई साहब आपका, 10.8। डेंसिटी ऑफ सिल्वर कितना है भाई साहब आपका, 10⁻³ kg, सॉरी। तो डेंसिटी ऑफ सिल्वर, लेट्स से हमने यहाँ पे डेंसिटी को हम ऐसे लिखते हैं, रो बोलते हैं इसको, इस साइन को हम रो बोलेंगे, ठीक है। सो डेंसिटी ऑफ सिल्वर, सिल्वर को हम लिखते हैं Ag, ठीक है, अर्जेंटम, ओके। सिल्वर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है बोलो, 10⁻³ kg पर मीटर क्यूबिक, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सिल्वर, तो ये कितना हो जाएगा, 10.8 इंटू 10⁻³
kg पर मीटर क्यूबिक। तो डेंसिटी ऑफ सिल्वर कितना हो गया भाई साहब 10.8 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूबिक। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? An iceberg floats on fresh water with a part of it outside the water surface। चलिए फटाफट करना है, फटाफट। Calculate the fraction of the volume of iceberg which is below the water surface। चलिए भाई साहब, एन आइसबर्ग फ्लोट्स ऑन फ्रेश वाटर विद अ पार्ट ऑफ इट आउटसाइड द वाटर सरफेस। तो आपका आइसबर्ग है, देखो आइसबर्ग कैसा हो जाएगा, एक इस टाइप का ऑब्जेक्ट होगा, आइसबर्ग है। ठीक है, आइसबर्ग मतलब आइस का एक बहुत बड़ा टुकड़ा है। ठीक है, विच इज फ्लोटिंग, ठीक है, ऑन वाटर विद अ पार्ट ऑफ इट आउटसाइड द वाटर सरफेस। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द आइसबर्ग विच इज बिलो द वाटर सरफेस। ऐसा क्या भाई साहब, कुछ दिया ही नहीं है। इसका मतलब और कोई डायग्राम दिया रहेगा। तो ये आपका भाई साहब देखो आइसबर्ग है, दिस इज एन आइस। इसका मेजर पोर्शन नीचे है और थोड़ा सा पोर्शन ऊपर है। जनरली शिप्स क्या होती है, जैसे टाइटैनिक का नाम सुना रहेगा आपने, राइट? तो टाइटैनिक डूबा क्यों था? क्योंकि उसको लगा कि छोटा सा ही कुछ है, एक बर्फ का टुकड़ा है, तो अगर शिप टकराएगी तो क्या करेगी उसको होगा, लेकिन इतना बड़ा पहाड़ है नीचे, मालूम नहीं था। ठीक है, सो दैट इज वन रीजन व्हाई द एक्सीडेंट हैपेंड। An iceberg floats on fresh water with a part of it outside the water surface। Calculate the fraction of the volume of the iceberg which is below the water surface। Density of ice कितना है भाई साहब? 917 kg पर मीटर क्यूबिक है। Density of fresh water कितना है भाई साहब? 1000 kg पर मीटर क्यूबिक है। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपका आइस जो है तो फ्लोट होगा। तो इसका मतलब कितना? बाय द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, बाय द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग इमर्स्ड will be upon total volume of the iceberg will be equal to density of ice upon density of fresh water। है ना भाई साहब? देखो वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग इमर्स, कितना वॉल्यूम उसका भाई साहब अंदर है। ठीक है, इतना वॉल्यूम इसका अंदर है। ठीक है, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द आइसबर्ग, टोटल वॉल्यूम ऑफ द आइसबर्ग विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ आइस अपॉन डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर। ये आपका प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन है। ठीक है, चाहे तो इसको नोट कर लीजिए। वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग की जगह कोई भी सब्सटेंस लिख दीजिए। Volume of a substance immersed upon total volume of the substance आइसबर्ग की जगह पे सब्सटेंस लिख दीजिए। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इमर्स्ड अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, ओके। तो अभी देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग इमर्स्ड अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग, ठीक है, विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ आइस दैट इज 917 अपॉन डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर दैट इज 1000। तो ये हो गया 0.917। thus 0.917 पार्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग विल रिमेन बिलो द वाटर सरफेस। जब भी आप ऊपर किसी छोटे से आइस पीस को देखते हो तो आप अंदाज़ा लगा लेना कि अंदर बहुत बड़ा उसका वॉल्यूम रहेगा। ठीक है, क्योंकि सिर्फ मतलब इतना पोर्शन, ऑलमोस्ट 91% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द आइस विल बी अंडर वाटर।
कहीं पे भी अगर आइस फ्लोटिंग आपको दिखता है तो आप ये मानकर चलो कि 91% ऑफ दैट वॉल्यूम विल बी इनसाइड वाटर, ठीक है, उसका 91% वाटर जो वाटर के नीचे रहेगा और उसका सिर्फ इतना पोर्शन ही बाहर रहेगा। क्लियर है? आर वी क्लियर? हाँ, फ्लोट ही कर रहा है ना। स्टेबल कैसे रहता है मतलब डूब क्यों नहीं जा रहा है? नहीं, फ्लोट ही करेगा वो, मतलब ये सी के बीच में कुछ ज्यादा वेव्स नहीं होते हैं। तुमको समुद्र के तट पे जो वेव्स दिखते हैं जोर से आते हुए, इतने भारी भरकम वेव्स नहीं, तो सी के वेव्स ऐसे ऐसे होते रहते हैं, वैसे वैसे ऐसे। तो आइस भी ऐसा ऐसा होता रहता है, दिस कीप्स ऑन लाइक हैपनिंग लाइक दिस, ठीक है। ऐसे मतलब तुम अगर जो समुद्र के तट पे या बीच पे जो वेव्स तुम देखते हो वैसे बीच में नहीं होते हैं, सी के समुद्र के बीच में। समुद्र के बीच में अगर आप जाओगे कभी बोट वगैरह से तो आपको दिखेगा ऐसे ऐसे होता रहता है वैसे समुद्र, ठीक है, मतलब एक ऐसा ऐसा ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, तो आइस भी वैसे ऊपर ऐसे नीचे आ जाएगा, रहता रहेगा, ठीक है। रिवर्स में जैसे भाई साहब आइस अगर कोई रिवर में डाल दोगे तो झट से ऊपर आगे चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। सो विल कीप ऑन गोइंग अप एंड डाउन, गोइंग अप एंड डाउन, समुद्र के लेवल के साथ भाई साहब ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, ऐसा होगा। हाँ, डेंसिटी सी वाटर की सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होता है। डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज हाईएस्ट। तैरना आसान है, ठीक है। डेंसिटी जो है तो देखो आप मतलब कोई चीज डूब क्यों जाती है, क्योंकि उसकी डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से ज्यादा। अगर आप वाटर के डेंसिटी को बढ़ाते हैं, जैसे सी वाटर में डेंसिटी बढ़ता है क्योंकि सी वाटर में सॉल्ट कंटेंट ज्यादा है, तो भाई साहब सॉल्ट कंटेंट ज्यादा है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। अगर आपने तैरना सीखा रहेगा समुद्र के पानी में तो आप फ्रेश वाटर में तैर नहीं पाओगे। इसीलिए जितने भी स्विमिंग पूल्स बनते हैं उसमें फ्रेश वाटर रहता है, ताकि अगर जो अपने को फ्रेश वाटर में बैलेंस कर सकता है वो सी वाटर में इजीली बैलेंस कर लेगा, ठीक है। आपको जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था उस दिन डेड सी का, डेड सी मतलब इतना ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट है डेड सी में कि कोई एनिमल ही सर्वाइव नहीं कर सकता, उसमें कोई फिशेस नहीं है, उसमें कोई एक्वाटिक प्लांट्स नहीं है, इतना ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट है। और उसमें अगर आप जाओगे और आपको तैरना भी नहीं आता होगा तो भी आप डूबोगे नहीं, एज इफ यू आर फ्लोटिंग ऑन अ रबर बोट और समथिंग, ठीक है। तो इस तरीके का होता है। तो डेंसिटी वाटर की बढ़ जाती है, सी में डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए ऑब्जेक्ट्स फ्लोट, ज़्यादा करके ऑब्जेक्ट्स फ्लोट करेंगे। और कोई क्वेश्चन भाई साहब? नहीं? क्या ये सवाल समझ में आ रहा है? वॉल्यूम ऑफ द आइसबर्ग, ठीक है, इमर्ज्ड अपॉन टोटल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ आइस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है पीपल? ओके। अ बॉडी ऑफ आयरन फ्लोट्स ऑन मरकरी। मरकरी में कोई भी चीज देखो, जो चीज भाई साहब वाटर में डूब जाती है ना, ज्यादा करके वो मरकरी में अफ्लोट रहेगी, क्योंकि मरकरी का डेंसिटी बहुत ज्यादा है। वाटर का डेंसिटी कितना है भाई साहब? अभी आपने पढ़ा कितना है, 10⁻³ kg पर मीटर क्यूबिक। मरकरी का डेंसिटी कितना है भाई साहब? मरकरी का डेंसिटी एनीवन नोज अबाउट इट? इट इज अप्रॉक्सिमेटली 13 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूबिक। तो मरकरी बहुत ही डेंस होता है और इसीलिए ज्यादा करके ऑब्जेक्ट्स जो पानी में डूब जाते हैं वो मरकरी में डूबते नहीं है, दे डोंट सिंक इन मरकरी, ठीक है। चलिए भाई साहब इसको कीजिए जरा फटाफट फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक। उल्टा बोल रहा है। अरे जो पानी में तैर रही है वो मरकरी में क्यों नहीं क्यों डूबेगी? वो तैरेगी ना, और ज्यादा तैरेगी। जो चीज पानी में, जैसे यहाँ पे देखो दिया ही हुआ है आयरन, क्या दिया हुआ है? आयरन वाटर में क्या होगा भाई साहब? डूब जाएगा। आयरन वाटर में सिंक कर जाएगा। क्यों? क्योंकि आयरन का डेंसिटी कितना है? 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, और वाटर की डेंसिटी कितनी है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, तो ऑब्वियसली डूब जाएगा। लेकिन यही आयरन अगर आप मरकरी में डालते हो, मरकरी, ठीक है, मरकरी भी एक लिक्विड फॉर्मेट में है, इसकी डेंसिटी कितनी है? 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, तो इसकी डेंसिटी इससे ज्यादा हो गई, तो ये भाई साहब आयरन क्या हो जाएगा? ये फ्लोट करेगा मरकरी में, ये फ्लोट करेगा। सो यहाँ पे क्या दिया हुआ देखो, बॉडी ऑफ आयरन फ्लोट्स ऑन मरकरी, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम विच रिमेन्स इमर्स्ड इन मरकरी। सो वही सेम चीज लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे वैसे बताइए फटाफट? वॉल्यूम
ऑफ आयरन इमर्स्ड, ओके चलिए, वॉल्यूम ऑफ आयरन इमर्स्ड इन मरकरी, मरकरी को हम Hg लिखते हैं, ठीक है, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ आयरन, टोटल वॉल्यूम ऑफ आयरन, वॉल्यूम ऑफ आयरन इमर्स्ड इन मरकरी अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ आयरन विल बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ आयरन अपॉन डेंसिटी ऑफ मरकरी, ठीक है, क्लियर है, डेंसिटी ऑफ मरकरी, डेंसिटी ऑफ आयरन अपॉन डेंसिटी ऑफ मरकरी, तो वॉल्यूम ऑफ आयरन इमर्स्ड, तो यहाँ पे बॉडी फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ विच रिमेन्स इमर्स्ड, सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ आयरन इमर्स्ड, वॉल्यूम ऑफ आयरन इमर्स्ड इन मरकरी, ये कितना हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ आयरन अपॉन डेंसिटी ऑफ मरकरी इनटू टोटल वॉल्यूम ऑफ आयरन, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ आयरन, ठीक है, डेंसिटी ऑफ आयरन कितना है भाई साहब, यहाँ पे 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, डेंसिटी ऑफ मरकरी कितनी है भाई, सॉरी डेंसिटी ऑफ आयरन कितना है भाई साहब आपका 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, इसका भाई साहब कितना है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, टोटल वॉल्यूम ऑफ आयरन, ठीक है, बॉडी फ्लोट्स, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ, तो यहाँ पे फ्रैक्शन ही निकालना है, तो इसको हम इधर भी रखेंगे तो भी चलेगा, ये फ्रैक्शन ही निकालना है ना, टोटल वॉल्यूम, ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, कैंसिल हो गया भाई साहब, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7.8 3.9 और ये हो गया आपका 2 5 10, 2 6 12, 2 8 16, कितना रहा है, नहीं 1.7 नहीं आएगा, ये कम है ना इससे, 0.17 कितना आ रहा है 68 है, और भाई साहब यहाँ पे 39, 0 पॉइंट अगर हम करते हैं 6 5 30 करके देखो भाई साहब, 6 8 8 5 40, 6 5 30 34, 8 6 48, 6 6 36 प्लस 4 40, ये नहीं हो पाएगा भाई साहब, तो ये 5 लेंगे हम, दिस विल बी 340, यहाँ पे आ गया 9 से 4 गया 5, ठीक है, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 68 इंटू 7 करके देखते हैं, 8 7 56, 6 7 42 प्लस 3 45, ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब आपका 7, सो दिस विल बी 456 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आ गया भाई साहब आपका 0.57, तो यही हो जाएगा आपका फ्रैक्शन, है ना, वॉल्यूम इमर्स्ड इन Hg अपॉन टोटल वॉल्यूम, दिस विल बी इक्वल टू 0.57, ठीक है, सो यहाँ पे देखो ऐसा इमर्ज किया हुआ है हमने 7.8, सो लेट V बी द वॉल्यूम ऑफ द आयरन बॉडी एंड V बी इट्स वॉल्यूम इमर्स्ड इन मरकरी, फॉर फ्लोटेशन वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है, तो वेट कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वेट ऑफ मरकरी डिस्प्लेस बाय द इमर्स पोर्शन, ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब आपका V बाई V हो गया 7.8 अपॉन 13.6, ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच 0.57 आ गया, देखो 0.5, द फ्रैक्शन ऑफ आयरन इमर्स्ड इन मरकरी इज हाउ मच 0.57, ठीक है, density of a substance by some mass upon volume, if the density of the substance is more than the density of the liquid, the substance will sink in the liquid, however if the upthrust is more then the substance will float, ठीक है, density of the substance is lesser than the density of the liquid, the substance will float in the liquid, ठीक है, the volume of 50 gram of a substance is कितना है 20 centimeter cubic, ठीक है, if the density of water is 1 gram per centimeter cubic, will the substance float or sink in water, तो हम फटाफट से density of the substance निकाल लेते हैं, ठीक है, so density of the substance ये कितना हो जाएगा बोलो, this will be mass upon volume, ठीक है, mass upon volume, so that will be how much 50 upon 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, ये कैंसिल तो ये कितना हो गया 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, डेंसिटी ऑफ वाटर ये कितना है भाई साहब आपका 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, तो आपका जो सब्सटेंस है वो फ्लोट करेगा, सिंक कर जाएगा, सिंक, ठीक है, बिकॉज डेंसिटी
of substance is more than density of water, density of substance is more than density of water, the substance will sink. ठीक है, the substance will sink. ये भाई साहब सिंक कर जाएगा. क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझम. तो mass density of water is how much? So we know that density of a substance is mass upon volume. तो mass upon volume भाई साहब कितना हो गया? 2.5. डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है आपको? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक. सो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज मोर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, हेंस सब्सटेंस विल सिंक. क्लियर है?